नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीपक भी आप पे लेके आया हूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक, सुपर डायनामिक एंड अमेजिंग एंड वेरी न्यूली बॉर्न फंड मैनेजर. Not a fund manager, she's a fund manager earlier also, but yes, she is a fund manager for the very new fund called as a Samco Flexicap Fund. आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेस टेस्ट का वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे एंड अक्रॉस द मीडिया. सो आज समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो पूरा फंड है ये एग्जैक्ट कैसे काम करने वाला है, क्या इसके अंदर की कंटेंट है और क्या उसके अंदर छुपी हुई जो बातें हैं आज हम फंड मैनेजर मिस निराली मैम से पता करेंगे. राइट, वेलकम टू शो मैम. थैंक यू बुलाने के लिए और थैंक यू फॉर दर्शकों के लिए कि वो उनका समय हमारे लिए निकाल सके और होपफुली आज हम उनको एक नए फंड की बात के बारे में बताएंगे और एक नया फंड के फिलॉसफी और हमारा जो पहला स्कीम है वो क्या कर रहा है, हम कैसे करने वाले हैं, ये सब हम उनको बताएंगे डेफिनेटली. थैंक यू मैम. सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आप लोगों का जो एड है बहुत रोर हुआ है, पूरी इंडिया में रोर हुआ है. सो ये कॉन्सेप्ट आपने कहां से जनरेट किया कि स्ट्रेस टेस्ट फंड की जाए एंड हाउ एक्चुअली यू, मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग द स्ट्रेस टेस्ट ऑफ द फंड? ओके, सो पहले तो एक्चुअली हम लोग ने बिफोर गेटिंग इनटू द म्यूचुअल फंड स्पेस हम लोग ने एक कंपनी को हायर किया था टू चेक के हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स को वो कंपनी को हायर किया था टू डू रिसर्च. तो हमें पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस एज म्यूचुअल फंड्स. उनको रिस्क तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनको सोना है, टेंशन नहीं चाहिए. इसलिए तो वो म्यूचुअल फंड्स को पैसे में पैसे डाल देते हैं. तो इसलिए हम लोग ने ये पूरा कॉन्सेप्ट निकाला कि कोई भी रिटर्न्स को देखने के पहले उसको रिस्क को मेजर करना बहुत एसेंशियल हो जाता है. तो कुछ भी हम बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे देखते हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि हम बिफोर कुछ भी लाइक वो हमारे एड में कैसे कार गिरती है और वो फिर बैग खुल जाता है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि वो आप एफएमसीजी कंपनी में भी ले लीजिए. क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर आने के पहले उसको टेस्ट करते हैं, चेक्स करते हैं, उसके बाद ही वो यूटिलिटी पर्पस के से वो कंज्यूमर्स के पास आता है. तो हम भी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे क्यों ना कर सके, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम पूरा स्ट्रेस टेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को और फिर एज अ कंज्यूमर को फिर देते हैं कि ये लीजिए, ये फुल प्रूफ है, आप इसमें पैसे डालिए. सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग. सो ग्रेट, सो ग्रेट. सो निराली मैम, अगेन आप लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो जो कि मैं पहली बार देखा है, कॉल्ड एज अ कॉन्शियस इन्वेस्टिंग. सो कैन यू प्लीज जस्ट ब्रीफ कि एक कॉन्शियस इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस भी आप लोगों ने कहां से जनरेट किया और व्हाट इज एग्जैक्ट मीन ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टिंग? राइट, सो ये जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. राइट. ये क्यों कर रहे हैं, इसके भी वजह एक इसके भी पीछे एक रीजन है. पहले क्या होता था, पहले तो स्टार्ट ही हुआ कि लोगों को पहले आप इंटिमेट करो कि अवेयर अवेयर करो एक्चुअली कि म्यूचुअल फंड जैसी भी कोई चीज है. इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आने लगे, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते बढ़ते गए. एंड अभी क्या हो गया है, डीएचएफएल क्राइसिस हो गया, एलएनएफएल क्राइसिस हो गया, तो उससे लोगों का बहुत पैसा बर्बाद हुआ है इसमें. तो इसके वजह से अभी वो लोग खुद कॉन्शियस हो गए. मतलब वो अगर हमारे पास भी आते हैं, लाइक आपके पास भी आते हैं, वो आपको पूछते हैं कि ये वाले पोर्टफोलियो में ये वाला स्टॉक क्यों नहीं है, आप क्यों ये वाला मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे ये वाला चाहिए. सो इट्स बिकमिंग बोथ वेज. पहले तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ बोलते थे कि चलो ये अच्छा ब्रांड है, आप ले लीजिए, इसमें बस आपका पैसा बनेगा, तो वो मे बी ले भी लेते. अभी वो कॉन्शियस अवेयरनेस से कॉन्शियस हो गए हैं. इसके वजह से वो मतलब दे आर बिकमिंग वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्क एंड इवन फ्रॉम अ कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव. तो ये इसके लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी 21st सेंचुरी इन्वेस्टर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस इन्वेस्टर है. इसलिए हम भी बोल रहे हैं कि हम उस रुक गए थे क्या? हाँ, you can continue, please. You can continue. मैं एडिट कर लूंगा. दैट वाज द एंटायर थिंग बेसिकली. इसके वजह से ही वो अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ अब आ गए हैं और सिर्फ रिस्क कॉन्शियस नहीं है, कॉस्ट भी देखते हैं, परफॉर्मेंस भी देखते हैं. तो बेसिकली तीनों चीज के लिए वो कॉन्शियस हो गए हैं अभी.
So great. So another concept what actually you people have used in your entire communication is basically कि hexa shield पूरा portfolio रहेगा. So आपसे मतलब I would be very happy अगर आपने सारे दर्शकों को ये बताया कि how this hexa shield concept is working in a portfolio. श्योर सो हेक्सा शील्ड कॉन्सेप्ट बेसिकली पहले तो ये स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग इसके वजह से पूरा बॉर्न हुआ है और हम लोग दूसरे दो रीजन है करते हैं स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग जस्ट वेरी ब्रीफली कि पहला है कि लाइव्स ऑफ बिजनेसेस हैव बिकम वेरी वेरी शॉर्ट नाउ तो जो 1955 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 इयर्स था वो अभी गिर के 15 साल हो गया इन 2015 और आप सेंसेक्स में भी देखें तो ओवर 20 इयर्स क्या हुआ है कि 30 कंपनीज में से 24 keep going in and out. Only 6 companies have remained intact in the portfolio of Sensex. So live survivability check करना बहुत important हो गया है. इसके अलावा क्या हुआ है कि there is all businesses basically who generate a lot of free cash flow और वो अपने ही business में reinvest करता रहे at higher and higher rate तभी वो आगे जाके भी ROC सस्टेन कर पाएगा क्योंकि अभी तो मे बी वो जनरेट कर रहे होंगे बट आगे जाके सस्टेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट यू नो तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आप ये हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं थ्रू आवर हेक्सा शील्ड फ्रेमवर्क और स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग तो हम टिपिकली हेक्सा शील्ड में करते क्या है कि हम बिजनेसेस को 20 लेवल्स ऑफ डी ग्रोथ में डाल देते हैं या उसके मार्जिन्स को 20 लेवल्स तक कॉम्प्रेस कर देते हैं कैश को सफोकेट कर देते हैं और फिर देखता है कि क्या ये सर्वाइव होता है क्या उसके बाद भी ये आरओसी जनरेट कर पाता है या री इन्वेस्टमेंट कर पाता है सो दैट इज व्हाट वी आर टिपिकली चेकिंग ये हमारे हेक्सा शील्ड फ्रेमवर्क से एंड इसके पीछे लाइक इसके अंदर हम लोग ने 6 पिलर डिफाइन किए हैं मतलब जो हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट तो पहला है री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेस टेस्ट इसमें हम देखते हैं कि अगर कंपनी को रिसेशन में डाल देते हैं तो फिर वो सरवाइव होता है फिर वो बेसिकली रिसेशन मतलब क्या उसके ग्रोथ को कंप्रेस कर देते हैं कि उसके बाद भी ये वो होता है इसके बाद भी ये सरवाइव होता है आरओसी दे पाता है ये हम इसमें चेक करते हैं फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेस टेस्ट और लीडरशिप स्ट्रेस टेस्ट है इसमें हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं बोर्ड पे बिकॉज बायसनेस नहीं आना चाहिए एवरीथिंग शुड बी टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ राइट सो ये हम कितने लोग हैं इट ऑल्सो मैटर्स जो ज्यादा लोग होते हैं बोर्ड पे इंडिपेंडेंट तो वो ज्यादा अच्छा अनबायस्ड डिसीजन ले सकते हैं और उनका टेन्योर क्या है मतलब वो कितने सालों से जुड़े हैं बोर्ड के साथ अगर वो लंबे समय के लिए है वो नहीं अच्छा है क्योंकि वो कुछ वो प्रमोटर को शायद जानते होंगे या यू नो whatever. So that is something we check. फिर we also check for key man risk के अभी जो सक्सेसर आ रहे हैं क्या उनको धंधा ऑलरेडी पता है बिकॉज अभी के बिजनेसेस ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक प्रोडक्ट बेच दो हो गया अभी देयर आर सच ह्यूज कंपनीज कॉम्प्लिकेटेड अभी रिलायंस जैसी कंपनी तो खुद एक सेक्टर ही है वो अलग ही उसका सेक्टर चल रहा है तो वैसा so basically we check for that कि अगर वो नया आदमी जो आ रहा है has he been already involved in the business does he understand the culture of the business so ये हम corporate governance leadership में देखते हैं regulation हमारा जो थर्ड है वो regulatory stress test है उसमें हम देखते हैं कि जो रेगुलेशन जो आ रहे हैं क्या ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं ग्रोथ के लिए इंसेंटिव्स देते हैं पीएलआई करते हैं सो ये सब एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के ग्रोथ को में हेल्प होता है या फिर ये देयर कैन बी अनदर थिंग कि जहाँ पे वो टैक्सेशन बढ़ा देते हैं स्टैम्प ड्यूटी या कुछ भी ऐसा अगर कुछ करते हैं तो उससे बिजनेस को और सेक्टर को फिर गैर फायदा होता है सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या ये ग्रोथ को बढ़ावा कर देते हैं कि नहीं तो ये हम हमारे रेगुलेटरी स्ट्रेस टेस्ट में देखते हैं हमारा फोर्थ पिलर है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड प्राइसिंग पावर स्ट्रेस टेस्ट इसमें हम देखते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाता है जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए पहले थे 15 प्लेयर धीरे धीरे फिर आ गया अभी 2.5 जितने ही रह गए हैं सो बेसिकली कम प्लेयर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जब बढ़ जाता है तब भी बिजनेस को नुकसान हो सकता है सो ये हम चेक करते हैं फिर प्राइसिंग पावर में दिखते हैं कि फॉर इंस्टेंस
कोई प्राइस सेट करता है, मतलब प्राइस डिक्टेट करता है आगे जाके कि चलो मैं रेट हाइक करता हूँ या रेट ये कम कर देता हूँ, वो अथॉरिटी किसके पास है? कि वो क्योंकि जो सेकंड प्लेयर है, थर्ड प्लेयर है, उसको फिर डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए पहले प्लेयर पे कि चलो आप पहले करो तभी मैं कर सकता हूँ, तब तक उसके मार्जिन पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ सकता है। एंड ये हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है। तो हमें हमेशा चेक करना है कि प्राइस सेटर्स के साथ जो हमारे फोर्थ पिलर जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और प्राइसिंग पावर स्ट्रेस टेस्ट में। फिर हमारा फिफ्थ है कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम बिजनेस का कैश सफोकेट कर देते हैं तो वो जिंदा रहता है पहले तो, उसके बाद वो आरओसी देता है। हाँ, क्योंकि कोविड भी एक प्राइम एग्जाम्पल रहा है, सारे बिजनेसेस आर गोइंग आउट, सो कैश इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। और कितने एफिशिएंटली वो अपने प्रॉफिट्स को कैश में बदलता है ये भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट्स तो चलो दिखा दो अपने बुक्स पे, बट ऐसा नहीं है कि इससे आप धंधा कर पाओगे, राइट? आपको कैश भी चाहिए। तो ये कन्वर्जन साइकिल हम देखते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा, वर्किंग कैपिटल डेज देखते हैं, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, कितना जल्दी चर्निंग होता है, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये हम कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट में देखते हैं। और हमारा आखिरी पिलर है बैलेंस शीट एंड डेट स्ट्रेस टेस्ट। इसमें एज ये एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है, डीएचएफ प्राइम एग्जांपल। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स है बट लंबे समय का लायबिलिटी है या फिर वाइस वर्सा, तो फिर भी इश्यू आ सकता है बिकॉज आपको रीपे करना होता है ये सब लायबिलिटी। तो आप पैसे, एसेट्स ही नहीं है तो आप कैसे रीपे करोगे? आपको इनफैक्ट और डेट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हम एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट देखते हैं, कितना लेवरेज लेते हैं ये देखते हैं, कोई भी कंपनी में इनसॉल्वेंसी रिस्क आता है कि नहीं ये देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 6 पिलर है हेक्साशील्ड का। तो हम सब कंपनीज, मतलब हम सिर्फ इंडियन कंपनीज को नहीं, 67,000 एक्टिव कंपनीज है वर्ल्ड में, वो सबको इस स्ट्रेस टेस्ट में डालते हैं। और अगर कोई एक भी पिलर इसमें 6 पिलर में से क्लियर नहीं करता है तो वो हमारा स्ट्रेस टेस्ट क्लियर नहीं करेगा। तो बेसिकली ऐसे करके हम लोग ने ये पूरा टेस्ट किया है, स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं कि डेफिनेटली बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो वांट टू सी कि ये बिजनेसेस जो हम जिसमें पैसा डाल रहे हैं लोगों का और खुद का, वो सरवाइव होते हैं और वो आरओसी जनरेट कर पाते हैं कि नहीं। That's what we're checking. So great, so great. अब you really clarify so many aspects कि इन्वेस्टिंग के लिए कितनी सारी चीजें देखनी चाहिए और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बताया। So निरल मैम, चलो let's come on a real fact कि how actually what is the strategy of Samco FlexiCap and why the people can really look into this particular fund with you? Right. So typically FlexiCap फंड में, जो सैमको FlexiCap फंड में हम E3 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम एफिशिएंट कंपनीज में पैसा डालेंगे एट एन एफिशिएंट प्राइस और हमारा चर्न भी एफिशिएंट रहेगा, ये हमारा स्ट्रैटेजी है। अभी एफिशिएंट कंपनीज में बोल रहे हो, बट मैं एफिशिएंसी कैसे देखती हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। तो एफिशिएंसी बेसिकली वो जो 125 मैंने बताया है कि हमारे जिसने टेस्टेड यूनिवर्स क्लियर किया है, उसमें से हम 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में। तो फ्लेक्सी कैप में एट एनी टाइम 25 स्टॉक रहेंगे और ये एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस रहेंगे। एफिशिएंसी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड आरओसी। तो हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्लेन वेनिला आरओसी नहीं देख रहे हैं, हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। फॉर व्हाट? सो द इन्वेस्टमेंट्स दैट दीज बिजनेसेस डू इन टेक्नोलॉजी, R&D में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिस्क्रिशनरी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब टिपिकली क्या होता है P&L में लोग डालते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट पड़ता है नेट प्रॉफिट पे। बट आइडियली यही सब चीजें आगे जाके इनटैंजिबल वैल्यू बनाने में हेल्प करती है। मतलब ये जो आप ब्रांड बिल्डिंग करते हो या जो समथिंग विच मेक्स दैट बिजनेस सो डिफरेंट कि आप उसको इजीली कॉपी ना कर पाओ। जैसे कि आप किसी ने बेसिकली फेसबुक के पास 7 बिलियन यूजर्स है, अगर किसी ने $10 ट्रिलियन भी डाल दिया तो वो दूसरा फेसबुक नहीं खड़ा कर पाएगा। तो वो क्यों है? क्योंकि उसने वो इनटैंजिबल वैल्यू बिल्ड किया है। तो इसलिए हम उसको P&L में एक्सपेंस नहीं करते हैं, हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रू पिक्चर ऑफ आरओसी दिखता है। तो हम ये एडजस्टेड आरओसी ऐसे करते हैं।
ऑल्सो हमारे जो टाइप ऑफ बिजनेसेस है उसमें एक थोड़ा एक टाइप मतलब एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको कि हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर काइंड ऑफ बिजनेसेस में जा रहे हैं जहाँ पे लोग पेमेंट डिफर नहीं कर सकते। मतलब अगर कुछ टेस्ट करवाना है कोविड टेस्ट तो आपको एक डायग्नोस्टिक के पास जाना ही पड़ेगा राइट, और वो जो प्राइस देता है उसमें आपको वही लेना ही प्राइस पे पड़ेगा, लेना ही लेना पड़ेगा। ही पड़ेगा, एग्जैक्टली आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो वही टाइप के बिजनेसेस है हमारे जो वाह, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। फिर वाह, प्राइस सेटर्स के साथ जाएंगे ना कि प्राइस टेकर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लीड करता है डिसीजन लेता है। लीडर्स के साथ जाएंगे। लीडर नहीं, प्राइस प्राइस में प्राइस लीडर्स टेकर्स, के साथ जाएंगे। ओके, यस, हाँ हाँ। राइट, फिर थर्ड है कि हम इनटेंजिबल वैल्यू पे बहुत फोकस करते हैं क्योंकि एज आई एक्सप्लेन दे आर ओनली द वन जो आगे जाके आरओसी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और हम री इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। तो बिजनेसेस जो बहुत फोकस रखते हैं 50% जितना री इन्वेस्ट कर देते हैं अपना फ्री कैश फ्लो, ये काइंड ऑफ बिजनेसेस क्योंकि वो अपने ही ग्रोथ के लिए पैसा खुद अपने बिजनेस में डाल रहा है तो राइट, इसलिए वो आगे जाके भी उसको हेल्प होगा। सो दैट इज वाई दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जिसमें हम एफिशिएंसी देखते हैं और ये टाइप के बिजनेसेस हमारे होंगे। सो इसलिए मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी था कि हम 25 एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस में रहेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि हम एफिशिएंट प्राइस पे लेंगे। अभी व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि हम लोग एक जो टिपिकल पी डीसीएफ या प्राइस टू बुक ये सब नहीं करने वाले हैं। हम फ्री कैश फ्लो यील्ड देखते हैं और इसमें भी एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस आपने 100 रुपए डाले, इसमें फ्री कैश फ्लो हुआ, बिजनेस में जनरेट हुआ अराउंड 25 रुपीज। अगर मैंने 10 टाइम्स प्राइस टू बुक भी 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया तभी भी मेरा फ्री कैश फ्लो यील्ड होगा 2.5%। तो बेसिकली इसमें भी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं फॉर दीज इनटेंजिबल वैल्यूज जो इन्वेस्टमेंट R&D टेक्नोलॉजी या फिर डिस्क्रिशनरी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में जो होता है ये सब भी एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड देखते हैं ऑफ अ बिजनेस और फिर उसको दूसरे इक्विटीज के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे एसेट क्लासेस के साथ भी कंपेयर करते हैं। वैसे हमें फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस पता चलता है। बट हमारे बिजनेसेस बिकॉज एफिशिएंट कंपनीज है, हम लोग ने एक्चुअली एक कंपैरिजन भी किया था निफ्टी 500 के साथ जो कि हमारा बेंचमार्क है। तो हमारे बिजनेसेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर है। मतलब निफ्टी 500 का एवरेज बिजनेसेस का आरओसी अराउंड 10% है, हमारे बिजनेसेस का अराउंड 24% है। माय गॉड, निफ्टी 500 बिजनेसेस का डेट टू इक्विटी 0.7 है, हमारे बिजनेसेस का वेरी लेस 0.03 है। अमेजिंग। तो ग्रॉस मार्जिन में भी हम डबल है। बेसिकली री इन्वेस्टमेंट रेट भी निफ्टी का अराउंड 7% है, हमारा 14% है बिजनेसेस का। वाओ, 100% ग्रोथ। So basically, our businesses are definitely fundamentally stronger और efficient businesses। इसलिए आपको कोई भी चीज जो क्वालिटी देता है ना उसको आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप क्वालिटी के लिए कोई भी प्राइस नहीं देंगे। वी आर चेकिंग यूजिंग दिस एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड टू डिसाइड ऑन कितना लेवल ऑफ प्रीमियम वी आर ओके टू पे। बट अगर ये एग्जॉर्बिटेंट हो जाता है तो हम नहीं देंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम एफिशिएंट प्राइस पे लेंगे। कोई ये जो एफिशिएंट कंपनीज है उसको हम एफिशिएंट प्राइस पे ही लेंगे। उसके अलावा जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है वो है कि हम एफिशिएंट चर्न रखेंगे। अभी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग ने एफिशिएंट कंपनीज में डाला है, एफिशिएंट प्राइस पे भी डाला है, तो फिर मैं क्यों उसको एग्जिट करूं। तो इसकी वजह से मेरा चर्न ऑलवेज एफिशिएंट रहेगा। एंड ऑल्सो और एक चीज है जो मैं दर्शकों या फिर इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगी कि उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि वो म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो भरते हैं। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि जब एज अ फंड मैनेजर मैं कुछ बाय करती हूँ सेल करती हूँ तो इस पे ब्रोकरेज लगता है, जीएसटी लगता है, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब एट द एंड ऑफ द डे जाता किसके पॉकेट से है। तो ये सब ऐड होता है एक्सपेंस रेशियो में नहीं, ये एक्चुअली ओवर एंड अबाव द एक्सपेंस रेशियो एनएवी से कटता है। और at the end of the day as an investor he is paying for expense ratio, over and above he is also paying for a voluntary dealing cost,
जिसके वजह से उसका टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाता है। Right. तो जो बेसिकली टिपिकली में 50-60% चर्न करते हैं, उनका वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट अप्रोक्स 0.6% to 1.2% आता है। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम ऑलरेडी एफिशिएंट कंपनीज में डाल रहे हैं, एफिशिएंट प्राइस पे डाल रहे हैं, वैल्यूएशन पे डाल रहे हैं, इसके वजह से हमारा वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट बहुत कम होगा। तो हमारा अराउंड 0.05 to 0.1% ही होगा, तो जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत घट जाएंगे। और ये हम वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट हमारा डेली डिस्क्लोज भी करेंगे, तो फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि लोगों को पता चलेगा कि हम चर्न कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और हमारा कितना वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली यही मेरा पूरा स्ट्रैटेजी है बिहाइंड द फ्लेक्सी कैप फंड कि हम एफिशिएंट बिजनेसेस में डालेंगे, एफिशिएंट प्राइस पे डालेंगे और हमारा जो चर्न रहेगा वो भी बहुत एफिशिएंट रहेगा। Sorry. So how much the is that? So now there are two questions and one question. So पहला question ये कि is this will be the focused kind of fund, and how much Indian equity and how much global equity you'll be supposed to be adding in the portfolio? Right. So I will not call our fund a focused fund. I will call it a purely flexi cap diversified fund. And I'll tell you why. Because पहले तो हमारा जो 25 स्टॉक में कब से बोल रही हूँ, इसके बाद क्या होता है, आप पोर्टफोलियो थियरी भी देख लीजिए, बर्टन मार्केट का बुक है रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, उसमें भी कहा गया है कि 25वें स्टॉक के बाद जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन लाइन होता है वो फ्लैट हो जाता है। मतलब मैं अगर 40 स्टॉक्स भी रखूं फंड में या 50 भी रखूं, तो ये मुझे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये मे भी अगर वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो मेरा एवरेज नीचे लाएगा। तो बेसिकली इसलिए हम लोग ने ये 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने का प्लान किया है और बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, और ये ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव। सो देन व्हाई शुड आई कॉल इट अ फोकस्ड portfolio? It is a diversified portfolio. Also there are two ways to make money. आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो, आप इधर बिगेस्ट में जाइए या बेस्ट में जाइए। बिगेस्ट जाना है तो आप लार्जेस्ट वो हाईएस्ट फ्री फ्लोट के साथ जाइए, मतलब आप इंडेक्स के साथ जा सकते हो, पैसिव फंड लीजिए, इंडेक्स हगर लीजिए, व्हाटएवर बेसिकली। बट अगर आपको बेस्ट के साथ जाना है या फिर मोस्ट एफिशिएंट के साथ जाना है, तो फिर आप बेसिकली ये फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, बिकॉज हम इसलिए बिलीव कर रहे हैं एफिशिएंट कंपनीज में जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे फंड में सिर्फ लार्ज कैप्स ही होंगे, नहीं है, there may be a quality mid cap and quality small cap also. तो इसलिए हमारा जेन्युइनली एक फ्लेक्सी कैप रहने वाला है। और ये 25 स्टॉक में से हम लोग ने वेटेज डिवाइड ऐसे किया है कि 65% जाएगा इंडियन कंपनीज में, मतलब 16 स्टॉक्स होंगे आउट ऑफ दस 25 जो इंडियन कंपनीज रहेंगे, और 35% मतलब 9 स्टॉक्स रहेंगे जो वर्ल्ड की कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज रहेंगे। हाँ, सो ऐसे ये हम लोग ने डाइवर्सिफाई किया है, लाइक डिवाइड किया है बेसिकली पोर्टफोलियो के 25 स्टॉक को। तो ये बेसिकली यही है कि हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी में रहने वाले हैं। हमारा डिवीजन ये है, हम एक्सपोजर देंगे इंडिया और ग्लोब की एफिशिएंट कंपनीज में थ्रू आवर 25 स्टॉक पोर्टफोलियो। और ये भी जो 125 से 25 आने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें अभी हम लोग फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं, फंडामेंटल्स और मतलब हमारा जो सब ह्यूमन नॉलेज है वो डाल रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली मिक्सिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। टेक्नोलॉजी कर रहे हैं लेवरेज करने के लिए कि हम पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और वहां की सब एफिशिएंट कंपनीज को देख सके। उसके बाद हम हमारा नॉलेज यूज करके, या फिर कुछ अगर अकाउंटिंग जगलरी होता है या कुछ टेक्नोलॉजी से भी मिस होता है, तो वो हम देख के फिर 25 स्टॉक कंपाउंडिंग एबिलिटी पे बना रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम लोग ने एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला डिफाइन किया है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कौन से बिजनेसेस में कितना ज्यादा कंपाउंडिंग मिल रहा है हमें, और वो हम बेसिकली जो हाईएस्ट कंपाउंडर है उसमें हम हाईएस्ट वेटेज डालेंगे। तो वैसे करके हम हमारा 25 स्टॉक बना रहे हैं पोर्टफोलियो का। सुपर गुड। सो बहुत शानदार तरीके से एंड काफी डेप्थफुल अपने वे से ना जिस पूरे सैमको फ्लेक्सी का फंड के बारे में लोगों को बताया। आई एम श्योर दैट दिस फंड विल सर्टेनली गोइंग टू रॉक द मार्केट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड विश ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर दैट एनएफओ विल गोइंग टू रियली मॉप अप द अमेजिंग नंबर्स आउट ऑफ इट।
Yes, thank you so much. Thank you And very we much, need our Nirali ma'am. Thank you very much. support. It was a great time with you. Thank you.